नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर में। प्यारे साथियों, आज हम लोग कक्षा 10 हिंदी यूपी बोर्ड 2025 में आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को एक साथ देखने वाले हैं। जी हाँ, चूंकि आप सभी लोग जानते हैं कि 24 फरवरी 2025 यह बोर्ड एग्जामिनेशन प्रारंभ हो रहा है और पहला विषय हिंदी है। तो हिंदी के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग देखने जा रहे हैं। सबसे पहली बात, अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर आप लोगों ने ये सभी क्वेश्चन अच्छे से आज देख लिया तो कल के पेपर में आप सभी के सभी क्वेश्चन अच्छे से करके आएंगे। ठीक है, तो चलें अब हम लोग प्रारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो देखिए, खंडवा में सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं कि खंडवा में जो क्वेश्चन होता है, सबसे पहले जैसे बोर्ड एग्जामिनेशन में जाओगे तो यहाँ खंडवा वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। क्या होंगे? वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। और इसमें पहला क्वेश्चन होगा कि निम्न गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो यह पहला क्वेश्चन जो है खंडवा में यह रहेगा, गद्यांश। ध्यान से समझ लो कि निम्न गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, देख लो बाबू। तो ये कौन कौन से लेसन से पहले आ रहे हैं, पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो यह गद्यांश पहला जो क्वेश्चन है आएगा कि गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है जी, ये पहला क्वेश्चन रहेगा, गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के क्या करें, उत्तर दीजिए। ठीक है, तो अब इसमें कौन कौन से चैप्टर हमें देखने हैं गद्यांश में। तो सबसे पहले हमको देखना है बाबू मित्रता पाठ। ठीक है, दूसरा हमें देखना है भारतीय संस्कृत। ठीक है जी, एंड थर्ड तीसरा हमें देखना है ईर्ष्या तो न गई मेरे मन से। ठीक है जी, ये देखो तीन चैप्टर ही हमें देखना है। अगर आप लोगों ने देख लिया तो ये सभी के सभी गद्यांश अच्छे से आपको आ जाएंगे। और देखो, इसमें ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान है। ये 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने नंबर के? 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक जो प्रश्न होगा वो 2 नंबर का होगा। और पहला क्वेश्चन हमेशा हर एक पेपर में, चाहे किसी भी सेट में बनेगा, तो पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो तनिक ध्यान से समझो। पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन सा पैराग्राफ्स इस अध्याय का महत्वपूर्ण है। ठीक है जी, आपको क्या करना है, मित्रता पाठ जब आओगे बाबू, तो मित्रता पाठ में जब आना तो बस आप ये, आपको जानकारी केवल होना चाहिए कि ये पाठ किस पाठ का है। बस जैसे आपको ये देखना है, आप पैराग्राफ समझ लो कि यदि कोई बात, देखो किसी भी अगर पैराग्राफ जब पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं बात मित्रता आपको दिखाई देगी, तो ये आप समझ जाओगे क्या है, मित्रता पाठ का है। तो ऐसे पैराग्राफ दिया रहेगा, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, और फिर इसमें आपको यह देख लीजिएगा, यह है मित्र के लिए आवश्यक नहीं। देखो, मित्र के लिए यह आवश्यक नहीं, यह पैराग्राफ देख लीजिएगा। केवल पैराग्राफ आपको देखना है, बाकी हम आपको अभी इतना विधिवत तरीके से समझा देंगे कि अगर आज तक आप बिल्कुल पढ़े भी ना हो तो भी आपको एकदम यह गद्यांश करने आ जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल तनिक भी कोई समस्याएं नहीं होंगी। उसके बाद देखिए, जैसे आप देख लेंगे कुसंग का जोड़ सबसे भयानक होता है। ठीक है जी, कुसंग का जोड़ सबसे भयानक होता है, इसको हम देखेंगे। इसके बाद आ जाइए मित्रता में ही, इसी अध्याय से आना है। उसके बाद बाबू है ये विश्वास पात्र मित्र। देखो, ठीक है जी, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा होती है। ठीक है, तो लेसन 1 से हम देख लेंगे। उसके बाद आपको सेकंड जो बताया गया है वह क्या बताया गया है, भारतीय संस्कृत। तो भारतीय संस्कृत में देखेंगे जी, भारतीय संस्कृत में देखो क्या क्या हमें देखना है।
ये देख लीजिएगा, यह है नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत। ठीक है, तो ये हमें केवल ये जान लेना कि जैसे अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन बैंक वगैरह होगा तो केवल ये देखना है आपको कि ये बताइए, ये देखना है कि यह पैराग्राफ केवल आपको पहचानना है। बाकी क्वेश्चन कैसे आएंगे मैं आपको यहाँ पर देखिए समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो भारतीय संस्कृत से तो कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृत वगैरह रहेगा तो आप पहचान लोगे। और एंड लास्ट जो है ईर्ष्या तो नहीं गई मेरे मन से, बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। जैसे ईर्ष्या का यह अनोखा वरदान है। ठीक है, बताओ। उसके बाद जो है ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है, इसे देख लीजिएगा। उसके बाद जो है ईर्ष्या से बचने का उपाय। ठीक है जी, अभी देखो मैं एक ही लाइन में सब कुछ आपको अच्छे से समझा दूंगा, कहीं दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बाबू, ठीक है। मैं जो है इसमें आपको क्वेश्चन कैसे करना है मैं वो बताने जा रहा हूँ। ये केवल आपको पैराग्राफ समझना है कि कैसे आप समझ लोगे कि यह ईर्ष्या तो न गई मेरे मन से है, भारतीय संस्कृत से है, ठीक है, मित्रता पाठ से है। तो बस एक बार पैराग्राफ थोड़ा सा एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिएगा। अगर ये देखने आ गया, आप देख लिए, तो आंसर तो मैं आपको लिखना सिखा दूंगा। 3 चैप्टर ही आपको देखना है। ठीक है बाबू, तो चलिए जैसे क्वेश्चन आएगा क्या इसमें, जैसे यही हम देख लेते हैं, ईर्ष्या तो न गई मेरे मन से। जैसे यह पैराग्राफ दिया रहेगा, ठीक है, ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है, इसको एक बार पढ़ लेना। इसको आप एक बार पढ़ लेना कि ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है, जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो इसके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरे के पास है। इसको आप एक बार क्या करना, पढ़ लेना। अब उसके बाद जो है हम लिखेंगे कैसे, ध्यान समझो। सबसे पहले आप लिखना अवतरण, हेडिंग डालना। क्या हेडिंग डालना, अवतरण। अवतरण का मतलब होता है शुरू का 2 लाइन और लास्ट का 2 लाइन लिखा जाता है। ये देखो जैसे लिखा, ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान। आप सबसे पहले यहां लिखो ईर्ष्या का यही अनोखा डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में क्या है, भोगनी पड़ती है। तो यहां लिखेंगे क्या, भोगनी पड़ती है। ठीक है जी। अब इसमें देखो बाबू 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बोर्ड एग्जामिनेशन में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन होगा यही होगा, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखें। क्या रहेगा, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखें। तो देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले हेडिंग डालना है संदर्भ। देखो यहाँ लिखा है, लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इसको आप काली कलम से लिखिएगा, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ठीक है, नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है बाबू, इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर है, इनको भी काली कलम से लिखिएगा। तो ये पहले का आंसर हो गया। बताओ, अगर आप पैराग्राफ पहचान लिए हो तो क्या आपको ये नहीं समझ में आ जा रहा है कि कैसे हम लिखेंगे। पहला क्वेश्चन तो गद्यांश ही रहेगा, तो आपको ऐसे करना है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन जो हो रहेगा बाबू आपका, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश की व्याख्या का मतलब यह होता है जो रेखांकित किया गया उसी का आपको व्याख्या लिखना है। जैसे करा, ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है, जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह इन चीजों से आनंद नहीं उठा पाता है। तो आपको इसको बना के लिखिएगा, क्या कि ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है, यही कह रहा है ना। और क्या कह रहा है कि जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वो उन चीजों को आनंद नहीं उठा पाता है। मतलब ईर्ष्या, जिस भी व्यक्ति के अंदर अगर ईर्ष्या आ जाती है तो उसके पास जो वस्तुएं रहती है उसका भी वो आनंद नहीं उठा पाता है। तो ऐसे बना बना के हमें क्या करना है, उस पैराग्राफ को लिख देना है, नंबर बिल्कुल नहीं कटेगा। तो एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। एंड तीसरा जो क्वेश्चन होगा, इसी पैराग्राफ से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसी पैराग्राफ में इसका आंसर होगा। जैसे करा, लेखक ने ईर्ष्या का अनोखा वरदान क्यों कहा है, दो नहीं रहेगा, एक ही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन लेखक ने ईर्ष्या का अनोखा वरदान क्यों कहा है, तो पैराग्राफ में पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं वो मिला रहेगा, कुछ ना कुछ वर्ड मिलेंगे। अनोखा वरदान, तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है,
जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह इन चीजों से आनंद नहीं उठा पाता और जो उसके पास मौजूद है। बस यहाँ से यहाँ तक हो गया, है कि नहीं? करा ना कि लेखक ने ईर्ष्या का अनोखा वरदान क्यों कहा है? तो लिखेंगे ईर्ष्या का अनोखा वरदान इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीजों से आनंद नहीं उठा पाता है। तो ऐसे आप लोग पैराग्राफ जरूर कर लेंगे ना, तो ये बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके 6 नंबर के क्वेश्चन होंगे। ठीक है बाबू, तो कौन कौन सा आपको अध्याय देखना है इसको देख लीजिएगा आप। मित्रता, भारतीय संस्कृति, ईर्ष्या तो न गई मेरे मन से। ठीक है, निश्चित रूप से इसी चैप्टर में से ही आपके पैराग्राफ्स आएंगे बोर्ड में। चलिए अब इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं बाबू। ठीक है, देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या है। इसमें सेकेंड क्वेश्चन रहेगा बाबू, देखो एक चीज, पहला क्वेश्चन अथवा करके रहेगा। अथवा करके का मतलब जैसे 2 क्वेश्चन रहेंगे गद्यांश में और दोनों में से क्या करना होगा, एक ही करना होगा, या तो इसको या तो इसको। इसलिए अवतरण लिखना क्या है, जरूरी है। चलिए अब आ जाइए बाबू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो रहेगा बाबू, कह रहा ना निम्न पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। अब ये पद्यांश से लिखना है, जैसे उसमें गद्यांश था और इसमें क्या करेंगे, पद्यांश से लिखेंगे। तो सेकेंड है पद्यांश। ठीक है ना, देखो यहाँ लिखा ना पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। तो सेम जैसे वहां बताया गया सेम वैसे भी यहाँ करना है। 2 रहेगा, दोनों में से एक हमको करना है। कौन कौन सा अध्याय देखना है, ध्यान समझें। सबसे पहली बात तो हमें ये देखना है कि सूरदास पाठ से, सूरदास, ये सूरदास पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसी अध्याय में से आपके बोर्ड में आएंगे। और दूसरा है, देखो सूरदास में आप देख लीजिएगा, यहाँ मैं बता दे रहा हूँ आपको। सूरदास, ठीक है जी। अब सूरदास में देखो आप लोगों ने बहुत पहले ही पढ़ लिया होगा, बहुत सिंपल है। चरण कमल बंदो हरि राय, है कि नहीं, ये एकदम सिंपल है, आपको पढ़ाया गया होगा। इसको आप लोग देखते रहो, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर क्या है, अवगत गत कुछ कहत ना आवत, ठीक है बाबू, इसको देख लो। निर्गुण कौन देश के वासी, उधव मोहि ब्रज विचरत नाही। ये आपको क्या करना है, लेसन 1 का पूरा देख लो। 7-8 ही है, 8 ही पैराग्राफ है, 8 का 8 आप लोग देख लेना। ठीक है जी, ध्यान से समझो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, व्याख्या समझ लेना। ठीक है जी, चलिए। और सेकेंड में तुलसीदास में जब आएंगे बाबू, तो तुलसीदास में मात्र 1 पैराग्राफ देखना है। सूरदास का पूरा पैराग्राफ देख लीजिएगा, 7 ही है। ठीक है, 7 तो देख लेना इसमें। और तुलसीदास में देखना है आपको रानी मैं जानी, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। और इसके बाद जो है बाबू आपको देखना है स्वदेश प्रेम का। तो तुलसीदास में आपको देखना है सूरदास, तुलसीदास में देखना है रानी मैं जानी, डॉट 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 दियो है। ठीक है जी। अब इसमें इसके बाद जो है बाबू स्वदेश प्रेम आ जाइएगा। ठीक है, स्वदेश प्रेम देखिए कहाँ है। इसके बाद हमको स्वदेश प्रेम में आना है। ठीक है, तो स्वदेश प्रेम देख लीजिएगा। क्या देखेंगे, स्वदेश प्रेम, ये पैराग्राफ देख लीजिएगा इसका। ठीक है, और एक जो है मात्र 1 पैराग्राफ इसमें का ये देख लीजिएगा, चींटी को देखा। ठीक है जी, समझ में आया। तो बस यही आपको क्या करना है, यह पद्यांश का व्याख्या है, इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। और सेम वैसे ही जैसे इसमें आपको बताया गया है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन इसमें भी पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें भी पहला क्वेश्चन क्या रहेगा बाबू, जैसे पहला क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, देखो पहले इसको पढ़ लेना। ठीक है, पढ़ने के बाद पहला क्वेश्चन यही रहेगा, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखे।
तो देखिए इसमें कैसे लिखेंगे हम पद्यांश का, जैसे दिया चरण कमल बंदो हरिराई जाकी कृपा, तो इसमें भी सेम क्वेश्चन, सेम बाबू इसमें भी करना है जैसे इसमें किए थे। आप सबसे पहले लिखेंगे अवतरण, अवतरण में क्या लिखेंगे, चरण, क्या है, चरण कमल डॉट डॉट डॉट, लास्ट में जो लिखा है क्या है, तिहि पाई, तिहि पाई, ठीक है। तो ये आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। और उसके बाद देखो इसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे बाबू, 3 क्वेश्चन, और ये भी कितने नंबर का होगा, 6 नंबर का होगा। तो देखो जैसे पहला क्वेश्चन है, पहले पढ़ लेना, चरण कमल बंदो हरिराई जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरोग सुने गुंग पुनि बोले, रंक चले सरि छत्र धराई, सूर्यदास स्वामी करुणामय बार बार बंदोती पाई। तो सबसे पहले इसका व्याख्या आप समझो, पूरे का समझ लेना चाहिए। चरण कमल बंदो हरिराई, ठीक है, इसमें सूरदास जी, ठीक है, क्या कहते हैं, श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं, चरण कमल बंदो हरिराई जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, ठीक है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, यदि उनकी कृपा किस पर हो जाए, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, यदि उनकी कृपा किसकी, भगवान श्री कृष्ण के की कृपा हो जाए, किस पर, लंगड़े पर हो जाए, तो वह लंगड़ा व्यक्ति भी क्या करता है, गिरलंघे पर्वत को लांग सकता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, और जो अंधा व्यक्ति है उसको सब कुछ दिखाई देने लगेगा, बहिरो सुने गूंगी पुनि बोले, और जो बहिर है वह क्या होगा, सुनने लगेगा, और गूंगा बोलने लगेगा, रंक चले सिर छत्र धराई, और जो रंक होगा, भिखारी होगा, वह छत्र धारण करके चलेगा। तो ये इसका क्या करेंगे हम लोग, व्याख्या सबसे पहले समझ लेंगे। तो क्वेश्चन जैसे 3 क्वेश्चन है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखें। तो पद्यांश का संदर्भ लिखें तो आपको जैसे उसमें बताया गया था सेम वैसे ही आप संदर्भ लिखेंगे, ठीक है। पद्यांश का क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, हिंदी के किस पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक नहीं लिखना है, रचयिता लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रचयिता कौन है, सूरदास जी है। तो ये आप लिखेंगे बाबू, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। चलिए उसके बाद क्या आएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या करें। तो रेखांकित यही है, तो आपको जैसे व्याख्या बताया गया लिख लीजिएंगे। फिर क्या कर रहा है, रेखांकित अंश में कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो जरा इसको ध्यान से समझो, यह कौन सा अलंकार है, रूपक या अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। ये देखो अलंकार वगैरह सब मैं अच्छे से बताया हूँ एक प्लेलिस्ट में, उसको आप लोग जरूर जा करके देख लीजिएगा। अलंकार है, छंद है, सब विधिवत पूर्वक आपको बताया गया है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन को करना है, ठीक है बाबू। तो प्रश्न नंबर 1 और 2 ये आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट, यानी 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। चलिए अब इसके बाद बाबू जो है प्रश्न नंबर 3 पे देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 3 जो आएगा बाबू, यहाँ ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा वह क्या रहेगा, निम्न संस्कृत गद्यांश पर संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करें। मतलब ये संस्कृत का जो है पद्यांश गद्यांश दिया रहेगा और उसका क्या करना है, हमें हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में कौन कौन सा पाठ हमको देखना है, देखो गद्यांश का क्या क्या देखना है संस्कृत से, ध्यान समझो, ये संस्कृत का है, हमें देखना है वाराणसी पाठ, ठीक है, ये मैं पढ़ा भी चुका हूँ, इसको देख लीजिएगा यूट्यूब में, वाराणसी पाठ। उसके बाद है प्रबुद्धो ग्रामीण, ठीक है। ये आपको 2 अध्याय अगर आप देख लेंगे तो निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में इसी से आएंगे, इससे बाहरी आ ही नहीं सकता है, ठीक है। और उसमें जो है एक पैराग्राफ ये देख लेंगे आप, जो भारतीय संस्कृत है, भारतीय संस्कृत में ये विश्वस्य स्रष्टा ईश्वरा एक एवति, ठीक है, इसको आप लोग क्या करेंगे, देख लेंगे। और निश्चित रूप से यह वाराणसी पाठ में से आएगा, ये ध्यान दीजिएगा, प्रबुद्ध ग्रामीण में से आएगा, ये आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है ना। देखो
ये भी ऐसे पैराग्राफ दिया रहेगा, तो आप संदर्भ लिखेंगे, उसके बाद हिंदी अनुवाद लिखेंगे। ठीक है, तो सेम वही प्रक्रिया है। सबसे पहले अवतरण लिखेंगे, शुरू का लाइन, लास्ट का लाइन। और ये विधिवत आपको बताया गया, पढ़ाया गया, अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। नो तो देखो, ये सभी आप लोग अच्छे से पैराग्राफ को देख लो, लेसन 1। ठीक है जी, चलिए बाबू, हो गया। भारतीय संस्कृत का एक पैराग्राफ केवल देख लीजिएगा। ठीक है ना, बस। और उसके बाद आपको प्रबुद्ध ग्रामीण देख लीजिएगा। ठीक है ना, ये सब आपको पढ़ाया जा चुका है बाबू। तो ये आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में जो है बाबू ना, ये 5 नंबर का आएगा। कितने नंबर का? 5 नंबर का आएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर जो है आपका 4 जो होगा, क्वेश्चन नंबर 4 देखो यहाँ से ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा बाबू, वह आपका क्या होगा, यहाँ ध्यान से समझो। दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। अब ये श्लोक का रहेगा। ठीक है जी, जो क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा वो श्लोक का रहेगा। और श्लोक का याद रखिएगा, मात्र आपको देखना क्या है, एक ही चैप्टर देखना है, इसके अलावा कुछ नहीं देखना है। और उसका नाम है, क्या नाम है बाबू बताइए? जीवन सूत्राणी। ठीक है, यह आपको केवल जीवन सूत्राणी ही देखना है। यह चैप्टर अगर देख लेते हैं, और कोई चैप्टर देखने की जरूरत नहीं है। 9 पैराग्राफ है, सभी को अच्छे से देख लीजिएगा। किश्विद गुरुतरम भूमे किश्विद तरम चौखात किश्विदम शीघ्रतम मातात किश्विद बहुतरम तृणात। ये आप अच्छे से इसका पैराग्राफ देख लीजिएगा। जैसे माता गुरुतरा भूमे खात पीतोश्च तथा मन शीघ्रतरम वातात चिंता बहुतरे तृणाति। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, जीवन सूत्राणी से ही आएगा और वाराणसी से आएगा। ठीक है, और सॉरी वाराणसी तो पद्यांश का आएगा, लेकिन वाराणसी में एक श्लोक है, याद रखिएगा, उसको जरूर देख लीजिएगा। वाराणसी में क्या एक श्लोक था, मरणम मंगलम मरणम यत्र विभूत विभूषणम कौपीनम यत्र कौशियम साकाशी में। यह भी आप देख लेंगे, यह गद्यांश नहीं पद्यांश में श्लोक के रूप में आ सकता है। ठीक है, इसका भी व्याख्या पूछा जा सकता है, लेकिन यह क्या है, लेसन 1 का है। और इसमें से एक जो है प्रबुद्ध ग्रामीण का, ये देखो श्लोक टाइप है, ये भी पूछा जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, आपको जो पद्य है, जो श्लोक है, आपको केवल जीवन सूत्राणी देखना है। और गद्य से आपको 2 लेसन देखना है, वाराणसी पाठ, प्रबुद्ध ग्रामीण और भारतीय संस्कृत का एक पैराग्राफ। ठीक है बाबू, चलिए यह हो गया। यह भी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 5 नंबर के आएंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में बाबू। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है, जैसे रहेगा, अपने पठित खंड व काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये देखो अलग अलग, आप अपने अपने जिलों में कौन से जिला में कौन है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, वह खंड काव्य में दिया रहता है। समझ में आया कि नहीं है? जैसे मान लीजिए अगर कोई गोरखपुर जिले का है, ठीक है, तो गोरखपुर जिले में कौन है पता है? गोरखपुर जिले से मातृभूमि खंड काव्य होता है। समझ में आया बाबू? जैसे मान लीजिए अगर आप, जैसे पहला जो क्वेश्चन होगा 5वां का क, मुक्ति खंड काव्य है। ठीक है, मुक्ति खंड काव्य आएगा। तो मुक्ति खंड काव्य वाले कौन कौन करेंगे? कानपुर, जौनपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद, एटा तथा ललितपुर जनपदों के लिए है। यह मुक्ति खंड काव्य वाले प्रश्न को क्या करेंगे? हल करेंगे। अब ज्योति जवाहर खंड काव्य है, तो ज्योति जवाहर खंड काव्य जो रहेंगे, ठीक है, और मान लीजिए जैसे सत्य की जीत है, लखनऊ, इटावा, बरेली, बिजनौर, झांसी, बदायूं, प्रतापगढ़, रामपुर, पीलीभीत जनपद के लिए है। ठीक है ना, तो उसी प्रकार याद रखिएगा, अगर आप गोरखपुर जनपद से हैं, ठीक है, तो गोरखपुर जनपद से अगर आप हैं तो वहाँ पर आपका मातृभूमि खंड काव्य से आता है। क्या आता है बाबू? मातृभूमि खंड काव्य से आता है। ठीक है ना, तो इसमें देखिए कहाँ है मातृभूमि खंड काव्य, ये ठीक है 4 नंबर पर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपका, वह खंड काव्य से रहेगा। खंड काव्य सब नहीं करना है, ठीक है। अगर आप गोरखपुर जिले से हैं तो आप क्या करेंगे,
ये खंड काव्य करेंगे च वाला, ठीक है। जहाँ मातृभूमि लिखा रहेगा वही करेंगे। तो कौन कौन हमें देखना है, खंड काव्य में देखना है कि पहला मातृभूमि, खंड काव्य के आधार पर नायक, या तो नायक कह सकता है या ब्रैकेट में कह सकता है चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण लिखें, ठीक है बाबू। यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। और सेकेंड आपको तैयार करना है क्या, द्वितीय सर्ग का सारांश, द्वितीय सर्ग का सारांश, बस दो ही आपको तैयार करना है। इन दोनों में से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बिल्कुल आ जाएंगे। और एक चीज़ मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये जैसे 100 में 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, ठीक है, और 2 में दोनों नहीं करना है आपको, एक करना। बहुत ऐसे बच्चे हैं जैसे 2 क्वेश्चन दिया है ना तो ये भी कर लेंगे ये भी कर लेंगे, नहीं, इन दोनों में से मात्र एक करना है। ये आप बिल्कुल कन्फ्यूजन में मत रहिएगा, ठीक है, एक करना है। तो ये आपके 6ठा नंबर आपका कंप्लीट हो गया। ये 3 नंबर का आएगा बोर्ड में। चलिए बाबू, 6ठा नहीं है, ये 5वां है ना, 3 नंबर का हो गया। चलिए बाबू, आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपका जीवन परिचय आएगा, जीवन परिचय, ठीक है। जीवन परिचय लिखना है और इसमें से एक प्रमुख रचना भी लिखना है। तो इसमें क होगा, क। अब इसमें देखो जीवन परिचय हमें क्या क्या देखना है बाबू। सबसे पहले देखना आचार्य रामचंद्र शुक्ल, एंड सेकेंड देखना है जयशंकर प्रसाद, एंड थर्ड देखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है जी। हमें जीवन परिचय 6वां का क में मात्र 3 देखना है। ये आपका 3 + 2 = 5 नंबर है। जीवन परिचय लिखेंगे 3, आप प्लस रचना 1 लिखेंगे 2, 5 नंबर का मिल जाएगा आपको। फिर क के बाद 6वां में ख में देखिए, 6वां का जो ख होगा जीवन परिचय बाबू, वो आपका काव्य संकलन से होगा। किससे होगा, देखो जैसे 6वां का ख है, ये भी जीवन परिचय लिखना है। तो ख में पहला जीवन परिचय आपको क्या याद करना है बाबू, सूरदास, दूसरा तुलसीदास, तीसरा बिहारी लाल, और एक और इसमें चाहे तो याद कर सकते हैं रसखान भैया को, रसखान जी को, ठीक है। तो ये आपको तैयार करना है। और तैयार क्या करना है, तैयार तो होगा ही आप लोगों का। तो ये आप लोग अंतिम रूप से जान लीजिए और बोर्ड में छाप के आइएगा। चलिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 7 देखें हम। क्वेश्चन नंबर जो 7 होगा वह होगा, अपने पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखे जो स्पष्ट प्रश्न पत्र में ना आया हो। जो भी पैराग्राफ जो आपको व्याख्या करने के लिए दिया रहेगा उसको छोड़ करके आपको एक श्लोक तैयार करना है, ठीक है। आप क्या करेंगे, कोई श्लोक तैयार कर लेंगे, ठीक है ना। श्लोक समझते हो ना, श्लोक हिंदी में ना लिखना है बाबू, किस में लिखना है, आपको संस्कृत में लिखना है। किस में लिखना है जी, संस्कृत में लिखना है। जैसे है ना, ये देखो, तो कम से कम 3 को याद कर लेना, 1 2 और ये 3। बोर्ड में 2 ये देगा, है कि नहीं। तो 1 2 और ये क्या करो 3 को याद कर लो, कहानी खत्म। तीनों में से कोई एक लिख देना है। तो एक श्लोक तैयार कर लीजिएगा, जैसे मंगलम मरणम यत्र विभूषणम कौपीनम यत्र कौशियम सा काशिकेन नियते, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्, ठीक है। 3 को याद कर लेना। चलिए बाबू, इसके बाद जो है आपका 8वें नंबर पे आपका क्या आएगा, पत्र आएगा लिखने के लिए, ठीक है। तो पत्र क्या क्या आपको तैयार करना है बाबू, जैसे छात्रवृत्ति पर, ठीक है, छात्रवृत्ति पर एक पत्र तैयार कर लीजिएगा। दूसरा आपको राज्य परिवहन निगम प्रबंधक बस चालक पे, ठीक है, बहुत सिंपल है। और आकस्मिक अवकाश
क्या लिखेंगे, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, जो भी विद्यालय का नाम है, उसके बाद महोदय सविनय निवेदन है कि, ठीक है, ये आप लोग लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे, ये सिंपल है। प्रधानाचार्य को पत्र लिखना तो आप जानते ही होंगे। उसके बाद आप जो है एक और शहर की सफाई हेतु, यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको देखना है। अपने मित्र को विवाह या बड़े भाई सम्मिलित होने में निमंत्रण पत्र है, ठीक है, तो ये आप सभी लोगों को अच्छे से क्या करना है, तैयारी कर लेना है। शुल्क मुक्ति पे आप लोग क्या करेंगे, तैयारी कर लेंगे, समझ में आया। छात्रवृत्ति पे तैयारी कर लेंगे आप लोग। जन्मदिन मान लीजिए किसी का है और जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए मित्र को धन्यवाद पत्र, तो ये आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। पत्र तो आपका कटेगा नहीं, समझ में आया कि नहीं। आप पत्र तो लिखने आता ही होगा आपको, बोलो, ये आप तैयार कर लीजिएगा। अपने मित्र को अपने बड़े भाई विवाह में सम्मिलित होने पर निमंत्रण देते हुए एक पत्र लिखिए, ठीक है ना। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बाबू, बताइए। तो ये सब है। अब इसके बाद आ जाइए बाबू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो होगा वो आपका क्या होगा, देखो, संस्कृत का उत्तर, संस्कृत में उत्तर देना होगा, क्वेश्चन रहेगा, ठीक है जी। ये देखो लिया है ना, 2 करना होगा। तो कौन कौन सा है ध्यान समझो, आप लोग यहीं बढ़िया से याद करते चलो। देखो ये देख लीजिएगा, वाराणसी नगरी कस्या नद्या कुले स्थिता, या यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति, वाराणसी नगरी कस्या कुले स्थिता, ये देख लीजिएगा पहला क्वेश्चन। दूसरा देख लीजिएगा, वाराणसी किमर्थम प्रसिद्धा। तीसरा देख लीजिएगा, वाराणसी कस्या केंद्र स्थलम अस्ति, ठीक है जी। इसके बाद जो है आप देख लेंगे ये वाला, दारासिको अत्रागत्य केशाम अध्ययनम अकरोति। सातवां देख लीजिएगा, वाराणसी केशाम संगम स्थली अस्ति, ठीक है बाबू। इसके बाद आप देख लेंगे, कुत्र मरणम मंगलम भवति, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद में देखेंगे चंद्रशेखर का आशित। उसके बाद आपको देखना है न्यायाधीश का आशित, ठीक है बाबू। उसके बाद नेक्स्ट है चंद्रशेखर स्वनाम किम अकथयत, ठीक है। उसके बाद ये देखना है चंद्रशेखर स्वपितु नाम किम अकथयत, हो गया। उसके बाद आ जाइए भारतीय संस्कृत में, भारतीय संस्कृत मूलम किम अस्ति, भारतीय संस्कृत कीदृशम अस्ति, ठीक है। चलिए इधर आ जाइए फिर, अलेक्जेंड्रा का आशित, पूर्व राजा का आशित, पूर्व राजा कयन युद्धम अकरोत्, वीरा केन पूज्यते, गीताया का संदेश, ठीक है बाबू। चलिए उसके बाद ग्रामीणान का उपासक, इसके बाद यह ज्ञानम कुत्र संभवति, ठीक है बाबू। चलिए नेक्स्ट यह कुपस्य का खेदम, ठीक है। तो ये सब जो है आपको क्या करना है, तैयारी कर लेनी है। चलिए अब इसके बाद जो है बाबू आपका जो है जीवन परिचय, सॉरी अंतिम है, एक निबंध लिखना है। निबंध किस पे आएगा उसको जरा ध्यान से सुन लो बाबू। निबंध में आपको देखना है जैसे कि निबंध, विज्ञान का चमत्कार, दूसरा आपको पर्यावरण प्रदूषण, तीसरा है मेरे प्रिय पुस्तक
या प्रिय कवि कह सकता है। इसके बाद आपको क्या देखना है, बेरोजगारी, बेरोजगारी की समस्या, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ सकता है राष्ट्र प्रेम। देखो राष्ट्र प्रेम कहेगा या स्वदेश प्रेम कहेगा या देशभक्ति कहेगा, ये सबका मतलब एक ही होता है, ठीक है ना। और मान लीजिए आ गया नई शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति, ठीक है बाबू। और देखो कहने का मतलब यह है कि आपसे इसी में से ये तो देगा ही देगा, इसी में से आएगा बोर्ड में, लेकिन इसके साथ मान लीजिए अगर आ गया सिंपल वे में, ये किसी देखो जो निबंध होता है ना, ये रटा नहीं जाता, ये सभी के सभी निबंध मैं यूट्यूब में अपलोड किया हूँ, ठीक है। अभी तक नहीं देखे, अब बताओ बोर्ड एग्जामिनेशन सर पे इसको जरूर देख लो। मैं ये सब के सब अच्छे से, विज्ञान का चमत्कार, पर्यावरण प्रदूषण, ये बेरोजगारी, स्वदेश प्रेम, राष्ट्र प्रेम, नई शिक्षा नीति, सब मैं आपको अच्छे से बताया हूँ, ठीक है। ये सब मिलेगा, आतंकवाद, ठीक है, ये सब मैं आपको बताया हूँ। और देखो नई शिक्षा नीति भी बताया हूँ। अगर मान लो बोर्ड एग्जामिनेशन में कभी कभी ऐसे आ जाता है कि मोबाइल से दुष्प्रभाव, मोबाइल से हानियाँ है कि नहीं, या इंटरनेट, तो आपको ये क्या करना है, छोड़ के नहीं आना है, बना बना के एकदम लिख लीजिएगा, नंबर नहीं कटने वाला। अब बताओ कौन नहीं जानता है मोबाइल से हानियाँ क्या है, बताओ मोबाइल से लाभ क्या है, इसके बारे में आप नहीं लिख पाओगे। आप जानते हो कि मोबाइल से जितने भी देखो हत्याएं, किडनैपिंग, हाँ बोलो, ये किसके माध्यम से होते हैं, मोबाइल से ही होते हैं। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, बना बना के लिख देना है। मान लो आ गया किसी यात्रा का वर्णन, तो बताओ किसी यात्रा का वर्णन, अब बताओ इसको तुमको सोचना पड़ेगा। आप जहाँ गए हो घूमने, उसके बारे में लिख दो, यही तो यात्रा का वर्णन होता है। अब मान लो महाकुंभ प्रयागराज में गए हो, क्या क्या स्थिति मिली है, क्या क्या देखने को मिला है, क्या क्या समस्याएं हैं, उन सभी को आप लिख दो, क्या क्या दिक्कतें हुई थी। तो वही तो आपका होता है यात्रा का वर्णन करना। बोलो, ये सब रटने वाली चीज थोड़ा होती है। तो यात्रा का वर्णन हो जाएगा। मान लो किसी मेले का वर्णन, अब बताओ मेला तो हम लोग गईले होगा, घूमले ही होगा, तो मेला में जो जो मिलता है, जो चीज आप दृश्य देखते हो, वही सब लिखना होता है। तो बना बना के लिख देना बाबू, छोड़ के एकदम नहीं आना है, ठीक है। तो प्यारे साथियों, आई होप आप सभी लोगों को ये सभी के सभी क्वेश्चन जरूर समझ में आए होंगे, और अंतिम रूप से इसको अच्छे से पढ़े, कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में निश्चित रूप से आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।